हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर सक्सेस पर। देखिए, हम सेल को कंप्लीट कर चुके हैं। सेल के ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुके हैं और उन 5 पार्टों में सेल के बारे में जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी था वो पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद एक रिवीजन वीडियो भी आई है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ज़रूरी हो जाता है सेल का विभाजन। ठीक है, क्यों हो जाता है ज़रूरी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो किसी भी जीव जंतु का शरीर है वो एक छोटी सी सेल से मिलकर बना हुआ है। एक छोटी सेल, इतनी छोटी सेल की जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो बाद में उसका विभाजन होता रहता है, उससे बहुत सारी सेल बनने लगती हैं और एक जीव जंतु का पूरा शरीर बन जाता है। जैसे कि हम मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर का निर्माण भी एक छोटी सी सेल से हुआ है और धीरे धीरे वो सेल बढ़ करके इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आज जो अपना मानव शरीर है वो पूरा सेल की वजह से है। ठीक, सिस्टमेटिक वे में अरेंज हुई, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरी बॉडी बन गई। तो आखिर ये कैसे होता है कि एक सेल से ये लाखों बन कैसे रही है, ये हम देखते हैं। ये बनती है विभाजन के माध्यम से, तो वही हम यहाँ पर देखते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। तो देखिए, यहाँ जो कोशिका विभाजन है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म हम समझते हैं, कोशिका चक्र या इंग्लिश के लिए सेल साइकिल। ठीक है, क्या होता है कोशिका चक्र? तो जो हम विभाजन की बात कर रहे हैं वो विभाजन इस कोशिका चक्र का एक पार्ट है। कैसे? कोशिका चक्र का मतलब होता है कोशिका के अपने जीवन काल में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं को कहा गया है कोशिका चक्र। ठीक है, मतलब जब वो बनती है तो बनने के बाद उसका विभाजन होता है, तो उसके जो बीच का टाइम है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिका चक्र के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक, पहली होती है अंतरावस्था। ठीक है, और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इंटरफेज, इंटरफेज, और विभाजन के लिए डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज, ठीक है, कुछ भी। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अंतरावस्था और एक विभाजन अवस्था। अंतरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब कोशिका रेस्ट करती है, आराम करती है, उस टाइम ये विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो जो आराम की अवस्था है वो अंतरावस्था, आराम के बाद इनका विभाजन होता है, तो विभाजन की अवस्था को विभाजन अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए, अंतरावस्था तो एक ही स्टेप है, आगे विभाजन अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं और इसको मियोसिस। ठीक है, और इसको माइटोसिस। ठीक है, चलिए, तो ये है सेल साइकिल में 2 अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था, विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था में सूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। ठीक है, अभी अपन इन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो अंतरावस्था से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है अंतरावस्था? देखिए, जब सेल का डिवीजन होता है, या 1 मिनट रुक के पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसको साफ कर देंगे, फिर इस टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं। हल्की सी जानकारी इनके में लेते हैं, ये अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक ही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अंतरावस्था शांत अवस्था, जहाँ सुप्त रहती है, जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं रहता है।
विभाजन अवस्था जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार से होता है, आसूत्री और सूत्री। यहाँ जो सूत्र वर्ड लिखा हुआ है, सूत्री वाला वर्ड, ये गुणसूत्र के लिए इंडिकेट करता है, क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है, तो क्रोमोसोम के आधार पे जो विभाजन होता है वो सूत्री विभाजन कहलाता है, और क्रोमोसोम्स का जिसमें कोई रोल नहीं रहता है, उसको अपन इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो असूत्री विभाजन का अमाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, सूत्री विभाजन भी फिर दो प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जब क्रोमोसोम समान संख्या में टूटे। ठीक है, जैसे कि 23 पेयर है हमारे मानव शरीर के क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या 23 है जैसे, तो टूट के वो 23 एक नए सेल में बने और दूसरी सेल में भी 23 आ जाए। मतलब पेरेंट सेल में भी 23 थे, जैसे यहाँ देखें कि एक सेल से जैसे ये दो नई सेल बनी हुई है, एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं, जैसे इसमें 23 या 23 जोड़े क्रोमोसोम्स थे, तो इसमें भी 23 जोड़े होना चाहिए और इसमें भी 23 जोड़े। ठीक है, तो एक सेल से दो नई सेल बनी, उनमें सूत्र या क्रोमोसोम बराबर संख्या में है, तो इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आ जाए आसूत्री विभाजन की, तो देखिए जैसे एक सेल बनी, 23 पेयर ना लिख के हम उनको लिखे 46। ठीक है, 46 सब क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उससे दो नई सेल बनी। देखिए समसूत्री में क्या होगा, जैसे यहाँ 23 की जगह आपको यहाँ भी हम 46 के बारे में बताएं, 46 यहाँ है तो 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, समान है पेरेंट में भी और डॉटर सेल में भी। ठीक है, पेरेंट सेल मतलब जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है उसे पैतृक कोशिका या इंग्लिश में पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको पुत्र या संतति कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल। तो जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, तो ये समसूत्री विभाजन। लेकिन क्या हो जाए कि जैसे यहाँ पर गुणसूत्र 46 है, लेकिन यहाँ इसमें उसके आधे ही बचे, 23 एंड 23, मतलब ये 46 आधे हो गए, आधे हो जाएंगे, 46 का आधा 23, तो आधे एक सेल में चले गए, आधे दूसरे सेल में चले गए। तो देखिए जो यहाँ पर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, तो पेरेंट सेल के कंपेयर में डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी है, आधी है, इस वजह से इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूसिस। क्लियर है? ठीक है, तो ये समसूत्री हो गया, अर्धसूत्री हो गया, और आसूत्री में क्रोमोसोम्स पे डिपेंड रहते ही नहीं है ये विभाजन, इसलिए इसको आसूत्री। ये छोटी छोटी जीव में होता है। ठीक है, जैसे शैवाल हो गए, कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, जैसे एक ही सेल है और वो टूट के आगे दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें गुणसूत्र का कोई खास रोल नहीं है, इसलिए इसको आसूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर? तो लगभग ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। हालांकि इसको हमें और डिटेल में पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे, ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरावस्था की। अंतरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब कोशिका का विभाजन होता है, तो विभाजन के बीच की अवस्था। कैसे बीच की अवस्था? कि जैसे यहाँ पर सेल, एक सेल है और यहाँ पर ये दो सेल बन गई। ठीक है, जब ये सेल बनी है फिर इससे आगे सेल बनती है। ठीक है, तो सेल बनने के बाद और यहाँ डिवीजन होने के पहले कुछ टाइम मिलता है। ठीक है, इस टाइम को क्या कहते हैं? इंटरफेज। ठीक है, I0 लिख सकते हैं। यदि इंटरफेस आपको समझ में ना आ रहा हो तो मतलब ऐसा कि विभाजन, जैसे कोशिका का विभाजन होने के बाद ये नई कोशिका बनी, जैसे ए है और ये बी नई कोशिका बनी, यहाँ से ये सी और डी है, तो देखिए बी जैसे ही विभाजन हुआ तुरंत तो विभाजन हो नहीं जाता, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप को डेवलप करती है, उसके बाद विभाजन होता है। तो जितने समय वो डेवलप करती है अपने आप को, वो समय अंतरावस्था कहलाता है। ठीक है, यदि यहाँ फिर भी ये समझ में ना आ रहा हो तो हम मानव शरीर पे लेते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि एक नया बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है। ठीक है, तो उसका एक रेस्टिंग फेस होता है, कब तक? जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, नियम कानून के अकॉर्डिंग जब वो 18 साल का हो जाएगा, 18 ईयर्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके वो बालिग कहलाता है, तब जाके वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके पहले तक उसका रेस्टिंग फेस कहलाता है, अंतरावस्था कहलाता है। इस अवस्था में वो कोई काम नहीं करता है, बस अपने शरीर का डेवलप करता है। ठीक है, बच्चा है वो क्या करता है? खाता पीता है,
और अपने बॉडी को डेवलप करता है। लेकिन जैसे ही 18 का हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब एक 18 ईयर है उसके बाद ही वो जॉब कर सकता है या अदर काम कर सकता है, उसके पहले कुछ नहीं। उसके पहले उसका सिर्फ एक ही काम है, खाओ पियो, ठीक है, और अपने शरीर की वृद्धि करो। तो वही यहाँ पर है कि जितना टाइम, ठीक है, जैसे उस बच्चे का 0 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक का टाइम है, अंतरावस्था है, वैसे ही कोशिका का, कि इस कोशिका ने जन्म लिया, विभाजन के बाद नई कोशिका बनी, और यहाँ पर ये परिपक्व कोशिका ना बन जाए जब तक, ठीक है। परिपक्व का मतलब है कि यहाँ पर वो विभाजन के लिए तैयार ना हो जाए, वो बीच का टाइम क्या कहलाता है? अंतरावस्था, ठीक है। शायद ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये टाइम पूरा अंतरावस्था कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जीवन फेज, ठीक, फिर एस फेज, और फिर G2 फेज, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं हैं। जीवन फेज, इसको एक और नाम है इसका प्री सिंथेसिस फेज, ठीक, प्री सिंथेसिस फेज। इसको एस, एस का मतलब है सिंथेसिस, ठीक, सिंथेसिस फेज। और ये है पोस्ट सिंथेसिस, ठीक, फेज, ठीक है। तो इनका एक एक और नाम है, ठीक है। जीवन फेज को प्री सिंथेसिस फेज, फिर सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस, ऐसे याद रख सकते हो। बीच वाला एस है, एस को अपन बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस के पहले वाला प्री सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद वाला पोस्ट सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब हिंदी में भी इनका यही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा उसको इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है जो, वो मेनली हमें इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन भी आता है तो वो हिंदी ना देकर के हिंदी में भी आपको ऐसे लिख देते हैं, जीवन फेज या प्री सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो आप कोशिश करिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि वो मैक्सिमम यहाँ टर्मिनोलॉजी पर विशेष ध्यान दें, वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। ये 3 फेज है, इनमें होता क्या है? जीवन फेज है, ठीक है। जीवन को अपन गैप 1 भी फेज भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? गैप 1, गैप 1। गैप 1 कैसा कि जैसे ही कोशिका बनी और ये नई कोशिकाएं बन रही, तो यहाँ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पहला गैप है, जीवन है, फिर एस है, और फिर G2 है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं ये गैप 1 कहलाता है। इस फेज में होता क्या है? एक छोटी सी और बात यहाँ पर आप देख लो, क्या होता है जब कोशिका विभाजन होता है। जैसे कोशिका है, अपन ने अभी देखा हुआ था, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे कोशिकांग जब कोशिका विभाजन होता है ये घुल जाते हैं और पूरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ समाप्त हो जाता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम सब कुछ समाप्त हो जाता है। बस कोशिका के अंदर एक लिक्विड बचता है, मतलब ये अब खत्म होके एक लिक्विड टाइप का बचा कोशिका के अंदर, ये लिक्विड, ठीक है। और जब विभाजन होता है तो ये लिक्विड का ही विभाजन होके इनमें लिक्विड रहता है, इसके बाद ये डेवलप करती है और इस लिक्विड से ही माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जब कोशिका का विभाजन हुआ, अपन ये बात तब की कर रहे हैं, विभाजन होने के बाद उसका रेस्टिंग फेज, मतलब विभाजन होने के बाद की जो क्रियाएं हैं वो क्या हो रही है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड के बाद देखिए यहाँ पर इसकी कोशिकांग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक, गोल्गी काइलिक्स हिंदी में, ठीक है, आदि, ये सारे के सारे कोशिकांग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कोशिका इस अवस्था में अपना आकार बढ़ाती है, ठीक है।
आकार इंक्रीज करती है। नीचे दिख रहा है क्या? ठीक है, आकार बढ़ाती है और क्या करती है, अब अपने लिए देखिए डेवलपमेंट के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, फैट जरूरी है। तो ये जरूरी चीजें कोशिका यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बनाती है? वसा बनाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये चीजें बनाना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? तो आपको इसमें 3 चीजें ही याद रखना है कि G1 फेज में क्या होता है, ये अपना आकार बढ़ाने लगती है, क्योंकि यहाँ से छोटी कोशिका है, विभाजित होकर बनी हुई है, वो अपना आकार बढ़ाएगी और साथ साथ में क्या बनाएगी, यहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब बनाएगी, क्योंकि ये उसके विकास के लिए जरूरी है। और साथ साथ में क्या होता है इस अवस्था में कि माइटोकॉन्ड्रिया, हृदय ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एस फेज की बात करते हैं। इस फेज में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इसमें डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए यहाँ डबल हो जाते हैं। ठीक है, जो अपन ने बात की कि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स विभाजित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स विभाजित होने के बाद क्रोमोसोम्स पे ही डीएनए पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स आधे आधे हो गए तो डीएनए भी आधा आधा बट जाता है। तो यहाँ पर डीएनए क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है और वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, दुगने हो जाते हैं। बाकी क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही रहती है जितनी आई हुई है। ठीक है, ओके, तो डीएनए बन गया, डबल हो गया। अब हम बात करते हैं G2 फेज। तो क्लियर है, एस फेज में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आगे बढ़े। अब G2 फेज, ये एक ऐसा फेज है जिसमें कोशिका यहाँ तक डेवलप कर चुकी होती है, अब ये विभाजन के लिए तैयार होती है कि इसके बाद अब इसका विभाजन होना है। तो विभाजन के लिए तैयार होती है तो ये फिर से प्रोटीन बनाती है और क्या बनाती है, प्लस आरएनए। ठीक है, डीएनए यहाँ बन गया, आरएनए यहाँ बनाती है और प्रोटीन बनाती है। ठीक है, क्योंकि अब इसको विभाजित होना है तो थोड़ा और ये डेवलप करती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर और क्या होता है कि जो कोशिकांग है, देखिए यहाँ पर जो बने हुए थे, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, यहाँ पर ये बने, यहाँ तक रहे। अब इसके बाद विभाजन होना है तो ये धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, या बोले कि ये घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में ये डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, केंद्रक, यहाँ केंद्रक झिल्ली लिख सकते हो, ठीक है, आदि। ये कोशिकांग हैं, धीरे धीरे घुलना प्रारंभ हो जाते हैं या टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ साथ, तारक केंद्र या सेंट्रोसोम, ठीक है, तारक केंद्र या सेंट्रोसोम ये विकृत होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मतलब ये जैसे ये पेयर में रहते हैं, ठीक, तो ये पेयर टूटने लगता है और ये अलग अलग भागने लगते हैं। ठीक, शायद नीचे का नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं अपन विभाजन अवस्था को, अपन यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, सेंट्रोसोम में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सेंट्रोसोम में विकृति या डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं। डिस्ट्रॉयड कैसे, जैसे ये है ना, ठीक है, तो ये टूटने लगते हैं। एक तारक केंद्र ऊपर की ओर चलने लगता है और एक नीचे की ओर चलने लगता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इतना इसमें है। ठीक है, और क्रोमोटिन से क्या होने लगता है, धीरे धीरे क्रोमोटिन सिकुड़ने लगते हैं और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो इतना काम यहाँ होता है किस अवस्था में, अंतरावस्था में। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे
कि आखिर इस अवस्था में होता क्या है कि जैसे ही सेल का विभाजन हुआ और यहाँ पर वो अपने लिए खाना बनाती है और अपना आकार बढ़ाता है। ठीक है, खाना मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आकार अपने बढ़ाता है, साइज बड़ा करता है। और जो कोशिकांग विलुप्त हो गए थे, ठीक है, जैसे इस अवस्था में विलुप्त हो गए, आगे अपन पढ़ेंगे ये विभाजन अवस्था, डिवाइडिंग फेज, तो उसमें आपको और पता चलेगा कि ये किस तरीके से विभाजित होते हैं और सारे के सारा सब कुछ लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड के बाद ये सारे ऑर्गन फिर से आते हैं। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए बनता है, ठीक है, और डीएनए डबल हो जाता है। फिर G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन बनता है, क्योंकि उसको अब विभाजित होना है, तो ये अपने आप को और ज्यादा डेवलप करता है, क्योंकि जो नए सेल बने वो भी थोड़े डेवलप्ड बने सेल, इसलिए इसको प्रोटीन भी बनाता है। आरएनए भी, क्योंकि आरएनए डीएनए दोनों जरूरी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए अगली सेल में, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक झिल्ली, ये आदि धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं और सारा का सारा लिक्विड बनने लगता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक के ऊपर जो तारक केंद्र रहते हैं, सेंट्रोसोम, ये टूटने लगती हैं और एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं और ये स्पेंडल फाइबर का निर्माण करने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, इस क्रिया में बस इतना ही होता है। इसके बाद अवस्था स्टार्ट हो जाती है विभाजन अवस्था, ठीक है। तो यहाँ से ये डिपेंड करता है कि अभी कौन सी विभाजन की बात हो रही है, एक माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है ये अपन इसको आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि डिवीजन फेज क्या होता है, अंतरावस्था, किस तरीके से समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो आज यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आप सभी से फिर से वही कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।